होते ही एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। रोहन उसी शमशान घाट के एक कोने में बनी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। उसका काम था मुर्दों को जलाना और शमशान की देखरेख करना। गरीबी की काली चादर ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि कभी कभी उसके घर में शाम को नमक खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। वो शमशान के ठंडे पत्थरों पर बैठा हुआ सूखी रोटियां चबा रहा था। तभी उसका पुराना दोस्त विक्रम धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ आया। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी और वो चारों तरफ देखते हुए कदम बढ़ा रहा था ताकि कोई उसे देख न ले। सुन रोहन, इधर आ। जरा इस सूखी रोटी को रख और मेरी बात ध्यान से सुन। एक ऐसी बात बताता हूँ जो सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही राज रहेगी। तेरे घर वालों तक इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। क्या बात है विक्रम? तू इस वक्त रात के अंधेरे में यहाँ शमशान में क्या कर रहा है? और ऐसी कौन सी बात है जो तू छुपाने को कह रहा है? मेरी जिंदगी में वैसे ही दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। वही तो कह रहा हूँ भाई। अगर तू मेरी बात मान गया तो तेरे घर पर हमेशा पैसों की बरसात होगी और तू इस गरीबी की दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। फिर तुझे इस तरह सूखी रोटियां नहीं चबानी पड़ेंगी। विक्रम भाई, या जो भी तू कह रहा है, तू कैसी बातें कर रहा है? क्या मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग? मेरे पास तो नमक खरीदने तक के पैसे नहीं रहते और मैं भला पैसों के ढेर में कैसे बैठूंगा? मुझे मत बहका विक्रम। मेरी किस्मत में सिर्फ ये मुर्दों की राख ही लिखी है। अरे बेवकूफ़, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं जो कह रहा हूँ उसे ठंडे दिमाग से सोच। आजकल एक अंधेरा काम चल रहा है, एक ऐसा धंधा जिसमें रातों रात लोग अमीर बन रहे हैं। और जो काम तू यहाँ करता है उसी वजह से मैंने तुझे चुना है। ये काम मुर्दों से जुड़ा है, बाकी तू खुद समझदार है। और हाँ, लावारिस लोगों से जुड़े काम में तुझे सबसे अच्छी कीमत मिलेगी। क्या? लावारिस लाशें? मुर्दों से जुड़ा काम? तू होश में तो है विक्रम? मैं यहाँ मुर्दों को मुखाग्नि देने में मदद करता हूँ, उनका सौदा नहीं करता। अरे ओ धर्मात्मा, अगर तू ये काम ठीक से कर पाया तो तू पैसों पर राज करेगा और फिर कभी गरीब नहीं रहेगा। तेरी 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी। सोच ले, या तो इस शमशान में जिंदगी भर मुर्दे जलाते हुए खुद एक दिन राख हो जा, या फिर मेरी बात मानकर अपनी किस्मत बदल ले। लेकिन मैं तो सिर्फ मुर्दों को जलाता हूँ और उनके साथ उनके घर वाले भी आते हैं। पूरी भीड़ होती है वहाँ। ऐसा मौका मुझे कैसे मिलेगा? कोई अपनी लाश को छूने भी नहीं देगा। अब वो तेरी दिक्कत है भाई। मैंने तो तुझे रास्ता बता दिया, करना है तो कर, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। वैसे भी पैसे की ज़रूरत सबको है। सुन, अगर तेरा इरादा बदले तो पश्चिम विहार कोठी के पीछे वाले जंगल में एक झोपड़ी है, वहीं मैं और मेरे लोग रहते हैं। तेरे जैसे और लोग भी आते हैं वहाँ और अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अगर तुझे आना है तो रात 12 बजे के बाद आ जाना। और हाँ, याद रखना, अगर ये बात किसी को पता चली तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। विक्रम के जाने के बाद रोहन रात भर शमशान में घूमता रहा। नियति का खेल कहें या लालच का गहरा असर, सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही एक लावारिस लाश मिल गई। रोहन ने चुपके से उस लाश का सौदा विक्रम के आदमियों से कर दिया। वो रात के अंधेरे में शमशान की सूनी सड़कों पर तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था और नोटों को बार बार छू कर देख रहा था। इतना सारा पैसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज तो तूने कमाल कर दिया रोहन। नहीं रोहन, ये पैसा नहीं है, ये तो मेरी नई जिंदगी है। अब मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पैसों की उस चकाचौंध ने रोहन के भीतर की इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर दिया। उसके अंदर एक ऐसा खूंखार लालच जाग गया जो अब सिर्फ और सिर्फ लाशों की तलाश में रहता था। अब वो सीधा साधा रोहन नहीं रहा था जो हर वक्त इस ताक में रहती थी कि कब कोई मरे और कब उसे पैसा मिले। एक लाश से इतना मिला तो अगर रोज एक लाश मिले तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? लेकिन रोज लावारिस लाश कहां से आएगी? अगली लाश का इंतजाम कैसे करें?
क्या करूं मैं? सोचते सोचते उसके दिमाग में एक अजीब और भयानक सा ख्याल आया। उसने शमशान से सटे हुए पुराने कब्रिस्तान की तरफ देखा, जहां सदियों पुरानी कब्रें बनी हुई थीं। कब्रिस्तान में ढूंढने पर तो कई पुराने अवशेष मिल जाएंगे जो अब सिर्फ कंकाल बन चुके होंगे। भले ही उनके लिए विक्रम कम दाम दे, पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और क्या पता वहाँ ढूंढते ढूंढते कोई ताज़ा मौका भी मिल जाए, कोई नई कब्र मिल जाए। दिन बीतते गए और रोहन को अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उसका ये अंधेरा धंधा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन उसका दिल और गंदा होता जा रहा था। उसके घर के पास एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब था। उस तालाब के उस पार कुछ घरों की एक छोटी सी बस्ती थी। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और चारों तरफ धुंध छा रही थी, रोहन अपने घर के बाहर तालाब के किनारे टहल रहा था। तभी अचानक तालाब के उस पार से तेज तेज चिल्लाने और चीखने की आवाजें आने लगी। रोहन ने अपने कान खड़े किए और तालाब के किनारे किनारे तेज कदमों से उस बस्ती की तरफ बढ़ने लगा, ताकि देख सके कि माजरा क्या है। रास्ते में उसे गांव का एक आदमी नरेंद्र मिला। अरे नरेंद्र भाई, क्या बात हो गई? उधर बस्ती में इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? ये चीख पुकार कैसी है? कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर जरा से? अरे रोहन भाई, ये आवाज राजन की थी। वो अपने पिता मोतीलाल से बुरी तरह झगड़कर खुद को नुकसान पहुंचाने जा रहा था। कह रहा था कि मैं जान दे दूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या उसने सच में कुछ कर लिया? नहीं नहीं, उसके बाप मोतीलाल ने उसे अच्छे से लपेट दिया, मतलब डांट डपट कर शांत किया। और फिर हम सब गांव वालों ने मिलकर मामला शांत करा दिया। अगर बात ज्यादा बढ़ती तो हम लोग उसे संभाल लेते। अब वो अपने घर के अंदर है। धत तेरे की, साला सारा काम खराब कर दिया इन गांव वालों ने। अगर वो मर जाता तो कितना अच्छा होता। मुझे बिना किसी मेहनत के एक ताजा मौका मिल जाता। उसी घटना वाले दिन रात के घने सन्नाटे में रोहन अकेला किसी भटकती आत्मा की तरह शमशान और तालाब के आसपास मंडरा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर शमशान के किनारे बने उसी गहरे तालाब पर पड़ी। वहां आसमान में धुंधले चांद की रोशनी में कोई था जो शायद बहुत ज्यादा नशे में था और लड़खड़ा रहा था। वो शख्स इस तरह लड़खड़ा रहा था मानो किसी भी क्षण वो गहरे पानी में गिर जाएगा। तालाब के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया और वहीं रुककर पानी को देखने लगा। अब रोहन के सिर पर लालच और वहशी गुस्सा सवार हो चुका था। उसे लगा कि अगर राजन यहां से वापस लौट गया तो उसके हाथ से लाखों रुपए चले जाएंगे। उसने बिना सोचे समझे अपनी चाल तेज की। वो भागते हुए राजन के बिल्कुल पीछे पहुंचा और बिना एक पल गवाए उसने राजन की पीठ पर जोर से लात मारी। राजन सीधे तालाब के गहरे और ठंडे पानी में जा गिरा। शराब के नशे में होने के कारण वो तैर नहीं पाया और कुछ ही पलों में पानी की सतह शांत हो गई। रोहन को अब एक नया और बिल्कुल ताजा मौका मिल चुका था, पर जैसे ही वो लाश को पानी से निकालने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत उसके दिमाग में एक भयानक बात आई और वो एक पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं नहीं, अगर आज मैं राजन को तुरंत निकालकर बेचता हूं तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। तो गांव वाले मुझ पर शक कर सकते हैं, क्योंकि मैं रात भर शमशान में रहता हूं। वो बहुत सावधानी से कदम रखते हुए घर की तरफ आगे बढ़ा और अपने घर चला गया। घाट पर कपड़े धोने आई धोबिन रमाबाई हमेशा की तरह सुबह सुबह तालाब के किनारे पहुंची। जैसे ही उसकी नजर पानी की सतह पर तैरती हुई एक फूली हुई लाश पर पड़ी। वो लाश राजन की थी। अरे दौड़ो रे दौड़ो, कोई देखो, तालाब में लाश तैर रही है। मोतीलाल का बेटा राजन डूब गया रे। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव के लोग अपने अपने घरों से दौड़ते हुए इकट्ठा होने लगे। राजन का बूढ़ा बाप मोतीलाल भी बदहवास हालत में दौड़कर वहां आया। अपने जवान बेटे की ऐसी भयावह नीली पड़ी मौत देखकर वो पागलों की तरह रोने लगा। अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? मुझसे झगड़ा किया तो घर छोड़कर चला जाता, पर इस तरह पानी में क्यों कूद गया? मेरा तो सब कुछ उजड़ गया रे।
गांव के लोग बातें करने लगे कि झगड़ा हो या कुछ भी हो, मगर था तो इकलौता बेटा ही। रोहन भी भीड़ को चीरते हुए पीछे से आकर एक भले आदमी की तरह मोतीलाल के पास खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर झूठी सहानुभूति के भाव थे, लेकिन उसके भीतर का शैतान मुस्कुरा रहा था। अरे मोतीलाल काका, ये क्या बात है? क्या हुआ यहाँ? मेरे भाई जैसे राजन को क्या हो गया? कल शाम को तो भला चंगा था वो। अरे रोहन, मोतीलाल का बेटा राजन मर गया। लगता है कल रात को गुस्से में बहुत ज्यादा नशे में था और अंधेरे में पैर फिसलने से तालाब में डूब गया। बेचारा मोतीलाल बर्बाद हो गया। किसी ने भी रोहन पर जरा सा भी शक नहीं किया। सब उसे एक हमदर्द समझ रहे थे। शाम होते होते राजन के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। चूंकि उनके परिवार में दफनाने की प्रथा थी, इसलिए उसे कब्रिस्तान में एक नई कब्र खोदकर दफनाया गया। रोहन भी उस भीड़ के साथ एक वफादार पड़ोसी की तरह वहां गया था। अरे वाह, पड़ोसी की बात है तो क्या हुआ? माल तो बिल्कुल ताज़ा है। अब तो मुझे बस आज रात का इंतजार है। जैसे ही रात के 12 बजेंगे ये लाश मेरी होगी और पैसा मेरी जेब में। दफनाने की सारी रस्में पूरी होने के बाद रोते बिलखते सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात के करीब 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि हवा की सरसराहट भी किसी के रोने जैसी लग रही थी। रोहन ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला। उसके एक हाथ में लोहे का मजबूत फावड़ा था। दबे कदमों से कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति को पता हो कि आज कोई बड़ा पाप होने वाला है। उधर दूसरी तरफ मोतीलाल के घर में मातम छाया हुआ था। मोतीलाल की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। जवान बेटे के अचानक चले जाने के सदमे ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो अपने घर के छोटे से बरामदे में अकेला टहल रहा था। मेरा इतना बड़ा जवान बेटा, अभी कुछ समय पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। उसकी बीवी का क्या होगा? हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? हे भगवान, तूने राजन को पानी में क्यों खींच लिया? मोतीलाल अकेले कमरे में चक्कर काट रहा था। तभी उसकी नजर अचानक बरामदे के कोने में रखे मिट्टी के मटके और उसके ऊपर रखे पीतल के गिलास पर पड़ी। उस गिलास को देखते ही मोतीलाल के दिमाग में बिजली कौंधी। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। राजन, मेरा राजन तो हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी जरूर पीकर सोता था। बिना पानी पिए तो वो सारी रात सो ही नहीं पाता था। उसे तड़प होने लगती थी। आज वो इतनी ठंडी और सूखी मिट्टी के नीचे सोया है। उसे प्यास लगी होगी। मेरा बेटा वहां बिना पानी के तड़प रहा होगा। ये बात याद आते ही मोतीलाल का मानसिक संतुलन जैसे हिल गया। उसने बिना सोचे समझे जल्दी से उस पीतल के गिलास में मटके का ठंडा पानी भरा। राजन बेटा, मैं आ रहा हूं। मैं तेरे लिए पानी लेकर आ रहा हूं। तू फिक्र मत कर, तेरा बाप तुझे प्यासा नहीं सोने देगा। वो पानी का गिलास हाथ में लेकर पागनों की तरह तेज कदमों से चलते हुए रात के 11 बजे अकेले ही कब्रिस्तान की ओर जाने लगा। उसे ना तो भूतों का डर था और ना ही रात के सन्नाटे का। उसे बस अपने बेटे की प्यास बुझानी थी। जब मोतीलाल रास्ते से होता हुआ कब्रिस्तान की मुख्य सड़क पर पहुंच रहा था, तब तक कब्रिस्तान के अंदर रोहन अपना काम लगभग पूरा कर चुका था। रोहन ने बड़ी तेजी से राजन की नई कब्र को खोदा था। वो कब्र को वापस बंद करने ही वाला था कि उसने दूर से किसी के कदमों की आहट सुनी। रोहन घबरा गया। उसने झट से लाश को कपड़े में बांधा और उसे अपने कंधे पर लाद लिया। जब मोतीलाल कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे से अंदर घुस रहा था, ठीक उसी समय रोहन पकड़े जाने के डर से कब्रिस्तान के पिछले हिस्से की तरफ भागा। मोतीलाल हाथ में पानी का गिलास लिए लड़खड़ाते कदमों से राजन की कब्र के पास पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे अरे, ये क्या बात हुई? कब्र की मिट्टी इतनी उथल पुथल कैसे है? चारों तरफ ताजी मिट्टी बिखरी हुई है।
क्या क्या मेरा राजन जाग गया? क्या वो पानी पीने के लिए कब्र से बाहर आ गया? मोतीलाल ने जल्दी से पानी का गिलास जमीन पर रखा और अपने कांपते हाथों से कब्र की बची खुची मिट्टी को हटाना शुरू किया। कब्र पूरी तरह खाली थी। अरे, ये कहाँ गया? मेरा बेटा कहाँ गया? कोई मेरे बेटे की लाश को ले गया। मोतीलाल गुस्से से पागल हो गया और वो लाल आंखों से चारों तरफ कब्रिस्तान के सन्नाटे में देखने लगा। तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की पिछली दीवार पर पड़ी। चांद की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि दीवार के उस पार कोई साया बड़ी तेजी से जा रहा है और उसके कंधे पर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक लंबा सा आकार है। अरे, तो ये काम इसी ने किया है। ये कोई चोर है जो मेरे बेटे को ले जा रहा है। मोतीलाल को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वो सफेद कपड़े में क्या था और उसे ले जाने वाला कौन था। गुस्सा, प्रतिशोध और गहरा दुख उसकी आंखों के सामने काले अंधेरे बनकर छा गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भागते हुए साये को रोकने के लिए जोर से चिल्लाने की कोशिश की। रोहन, चोर, रुक! मगर डर और गहरे सदमे के कारण उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। मुंह से पूरी आवाज निकली ही नहीं। अचानक ठीक उसी पल मोतीलाल के सीने में एक बहुत तेज असहनीय दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल का दौरा पड़ा हो। वो अपनी छाती को दोनों हाथों से पकड़कर तड़पने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और वो वहीं जमीन पर गिर गया। मोतीलाल अपने ही बेटे की उस खुली सूनी कब्र पर ही औंधे मुंह गिर पड़ा। दिल का दौरा पड़ने से मोतीलाल की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उधर रोहन उस दीवार को लांघकर जंगल के रास्ते से होता हुआ विक्रम के ठिकाने पर पहुंचा। लाश को सौंपकर और मोटी रकम लेकर वो वापस अपने घर लौट रहा था। वो बहुत खुश था। आज तो मजा ही आ गया। एक ही लाश के इतने पैसे। मेरे हाथ भले ही गंदे हैं, मेरी नीयत भले ही इससे भी ज्यादा गंदी है, पर मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ है, क्योंकि पैसा सब कुछ साफ कर देता है। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग मोतीलाल को ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। बेटे की कब्र खाली थी और उस खुली कब्र के ऊपर बाप मोतीलाल का मृत शरीर पड़ा था। पूरे गांव में थू थू होने लगी कि कोई नीच इंसान लाश चुरा ले गया। सबने मिलकर सलाह की और मोतीलाल के शव को उसी खुली हुई कब्र में दफना दिया, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस घटना के बाद रोहन की चांदी हो गई। वो अंदर ही खुश था। रोहन को अब सिर्फ और सिर्फ रात का इंतजार रहता था। उस सुनसान डरावनी जमीन पर रोहन हाथ में अपना फावड़ा लिए अकेला चल रहा था। तेज बारिश हो रही थी और कब्रिस्तान की मिट्टी पूरी तरह गीली और दलदली हो चुकी थी। आज मौसम बहुत खराब है, जल्दी काम करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। आज विक्रम ने एक बड़ी पार्टी से सौदा किया है। आज तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। इस बूढ़े मोतीलाल की कब्र को खोद कर निकाल लेता हूँ। रोहन ने बिना वक्त गवाए फावड़ा उठाया और मोतीलाल की कब्र की गीली मिट्टी को साफ करना शुरू कर दिया। बारिश के पानी की वजह से मिट्टी आसानी से हट रही थी। ठीक उसी पल एक भयानक घटना घटी। कब्र के अंदर से एक अदृश्य, बेहद शक्तिशाली और ठंडी हवा का वार हुआ। उस अदृश्य वार के झटके से रोहन हवा में उछला और कब्र से कई फीट दूर जाकर पत्थरों पर गिरा। ये क्या था? किसने मारा मुझे? उसका पूरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया। उसने कांपते हुए अपनी नजरें उठाकर उस कब्र की तरफ देखा। कब्र की गीली मिट्टी को चीरते हुए एक भयानक साया बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और चेहरे पर मांस के चीथड़े लटक रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद मोतीलाल की रूह थी, जो एक खूंखार पिशाच बन चुकी थी। रोहन, ओ पापी रोहन, उस रात, उस काली रात को
मैंने तुझे अपने ही बेटे की लाश के साथ तेरी वो काली करतूत करते हुए देखा था। तूने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा और आज तू मुझे लेने आया है। बचाओ, मुझे छोड़ दो। अब तू भी इसी भूतिया कब्रिस्तान का हिस्सा बनेगा। आ!